नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। तो कृष्णनाथ जी ने एक यात्रा वृत्तांत के रूप में इसको लिखा है, यानी कि उन्होंने स्पीति, यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जो तहसील है उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। लाहौल स्पीति का जो एक तरह से लाहौल स्पीति में लाहौल और स्पीति को अलग करते हुए उन्होंने स्पीति के बारे में यहाँ पर बताया है, वहाँ की जनसंख्या के बारे में बताया है, वहाँ के एक तरह से कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ के बारे में बताया है, वहाँ के भूगोल के बारे में बताया है और सारी चीजें। और वहाँ पर बताया है कि किस तरह से लोगों का खान पान है, किस तरह से लोगों का रहन सहन है। तो ये सारी बातें बता रहे हैं यहाँ पर कृष्णनाथ जी। और शुरुआत से बताते हैं कि जब हमारा देश एक तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन था तो वहां पर प्रॉपर तरीके से कभी किसी ने राज नहीं किया, क्योंकि बहुत ही दुर्गम स्थान है और लोग वहां पर अक्सर जो है साल के 8 महीने पूरे बर्फ से 8 महीने जो है बर्फ से लदे हुए रहते हैं। कोई भी खेती वहां पर नहीं की जा सकती, आग जलाने के लिए लकड़ी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा जो कंडीशन है वहां की स्थिति जो है वहां की बहुत ही ज्यादा दुर्गम स्थिति वो है और बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन वहां पर एक तरह से जीवन स्तर की है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि कैसे वहां पर नियम बनते थे, कैसे वहां पर लोगों पर शासन किया जाता था, कैसे वहां पर लोगों को कंट्रोल किया जाता था। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि सूबेदार रखा जाता था वहां पर, वहीं का जो लोकल सूबेदार होता था, सूबेदार रखा जाता था और उसके लिए बहुत सारी चीजें, एक तरह से वायरलेस सेट रखा जाता था, उस पर बात की जाती थी, वहां की जानकारी ली जाती थी। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे साम्राज्य जब टूटे तो ये हमेशा स्वतंत्र ही रही, यानी कि ज्यादातर ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी के अधीन हुई या किसी के गुलाम बनी। स्पीति की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर बताया गया था कि मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल तो कभी कुल्लू, ये सारी जो जगह है इनके बारे में बताया है कि ये ब्रिटिश भारत के तहत ही रही है, यानी कि ये यहाँ पर ब्रिटिश का जो है शासन हुआ करता था। और भूगोल ही इसका एक तरह से भूगोल के बारे में मतलब स्पीति के बारे में यहाँ पर बताया कि लेकिन जो स्पीति है उसमें कभी भी कोई जो चेंज है वो नहीं आया, वो तब भी स्वायत्त ही रही थी, यानी कि इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी थी, यानी कि इसको भूगोल ने बनाया था और भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। यानी कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर अगर टूट कर आ जाए तो अपने आप यहाँ की रचना संरचना जो है चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और कई बार राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसको आते आते एक अल्प वसंत बीत जाता था, यानी कि काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर पहुंचने में लगता था पहले के समय में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए स्पीति का पता चला था, वरना स्पीति का पता भी नहीं चलना था अंग्रेजों को। उस समय पर जो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह थे उनकी कारण उनको पता चला, क्योंकि वो पश्चिम के जरिए ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। और इस तरह से बहुत सारे सुप्रीडेंट के अधीन पहले रहे और फिर कांगड़ा जिले में शरीक कर दिया गया इसको। फिर लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो कार्य करता था, यानी कि एक तरह से डायरेक्ट कभी वहां पर कोई भी मंत्री, कोई भी शासक नहीं गया, वो हमेशा एक तरह से अपने लिए असिस्टेंट वहां पर रखते थे। उसके बाद स्पीति की रचना बताई है कि स्पीति 31.242 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 उत्तर देशांतर के बीच स्थित है। ये कहाँ पर है वो स्थिति बताई गई है, उसके चारों ओर
पहाड़ों का कैदी है। ये चारों ओर से पहाड़ों का कैदी है, चारों ओर से इसमें पहाड़ ही पहाड़ है। ऊंचाई लगभग औसत 18,000 फीट है और यह पहाड़ों से उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। जितने पहाड़ यहाँ पर है ये अलग अलग तरह जगहों से इसको अलग करते हैं। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 जो की ऊंचाई पर निकल कर जो स्पीति है फीट की ऊंचाई पर निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। जो स्पीति यहाँ पर नदी है वहां से स्पीति में आती है, स्पीति में बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में। तो इस तरह से काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई है। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही है कि अचरज यहाँ पर यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। लोगों की जनसंख्या काफी कम है। यहाँ पर प्रति वर्ग मील लोगों की जो संख्या है वो 4 से भी कम है। तो इस तरह से ये इतनी संख्या कम क्यों है, ये बात इतनी ज्यादा आश्चर्य वाली नहीं है, क्योंकि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं ये सोचने वाली बात है। जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंडीशंस है, क्योंकि 8-9 महीने वहां पर प्रॉपर बर्फ रहती है और सिर्फ एक फसल वहां पर उगती है। यानी कि उन 4 महीनों के अंदर जो फसल उगा सकते हैं वही फसल केवल वहां पर उगती है और हर टाइम वहां पर ठंड बनी हुई रहती है। ठंड से लोग ठिठुरते रहते हैं और जलाने के लिए लकड़ी भी उनके पास नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो लकड़ी कहाँ से होगी। पर इस तरह से ये लोग क्या रीजन है कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या अपनी जन्मभूमि से ममत्व के कारण रहते हैं, या फिर इसी मजबूरी में रह रहे हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, कहाँ जाएं? और फिर बातों के साथ साथ यह सब कारण है। लेखक कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसीलिए यहाँ रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। यहाँ पर लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों ज्यादा संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। अब यहाँ पर लेखक आगे बढ़ते कहते हैं स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है। अब यहाँ पर स्पीति के पहाड़ों के बारे में कहते हैं लाहौल से ज्यादा ऊंचे हैं, नंगे हैं, भव्य हैं, यानी कि उन पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है और लाहौल से ज्यादा ऊंचे हैं। इनके सिरों पर स्पीति नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठाहस नहीं, हिम का आतरनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। तो यहाँ पर इस तरह की व्यथा कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है। तो आगे देखिए यहाँ पर बताते हैं स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। देखिए हिमालय, जिसको हिमालय जाना जाता है वो जाना जाता है स्केटिंग से, सौंदर्य प्रतियोगिता से, आइसक्रीम और छोले भटूरों का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है। असल में जो यहाँ पर असल में जो हिमालय है वो आपका स्पीति है, जिन्हें हम हिमालय कहते हैं, जहाँ पर स्केटिंग की जाती है, जहाँ पर सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जहाँ पर आइसक्रीम छोले भटूरे खाए जाते हैं। कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर हिमालय नहीं है। ये तो हिमालय के सिर्फ तलवे हैं। यानी कि सोचिए कि स्पीति, लाहौल स्पीति जो है वो कितनी बड़ी है। जो रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है और इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। तो देखिए लाहौल जो जगह है उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है स्पीति। तो यहाँ पर देखिए हिमालय की जो मध्य श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से 16,500 फीट लगाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी की 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी ऊंची है। तो देखिए जिन्हें हम हिमालय कहते हैं, जिन्हें हम पहाड़ कहते हैं, वो काफी ज्यादा बड़े हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपीरियल गैजेटियर्स में जो माने श्रेणी है, माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है और इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक ही नहीं होगी,
इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17,000 है और कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है, इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,000 फीट की ऊंचाई पर बताई जाती है। जो बाह्य हिमालय है उसकी एक चोटी 23,000 फीट की ऊंचाई पर बताती है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, यानी कि अगर इन ऊंचाइयों को नापने चले तो समझो कि हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान होती है। मैं सोचता हूँ देश दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें और उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर लेखक आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि आइए इन पहाड़ों पर आप अपना उत्साह, अपना एक तरह से अपनी जो जवानी है उसको दिखाइए, इनको इन पर बढ़िए, आगे बढ़िए, इनको देखिए। तो लेखक कहते हैं ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बूढ़े लामा है वो जाप करते रहते हैं। अगर यहाँ पर युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित हो, तभी इन पर भी स्पीति का अंतर्नाद जमा हुआ है। इस युवा अट्ठाहस की गर्मी से कुछ तो पिघलेंगे, यह एक युवा निमंत्रण है। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है लेखक ने। और देखिए स्पीति का एक दृश्य भी यहाँ पर दिखाया गया है। एक जो महल बना हुआ है, यहाँ पर घर बना हुआ है। लाहुल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। जिस तरह से लाहुल में दो ऋतुएं होती हैं, उसी तरह से स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कहीं पर मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यानी कि कहीं पर मैंने षड अर्थात 6 ऋतुओं का एक तरह से उल्लेख किया है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरे अभ्यास दोष के कारण है। यानी कि मुझे अनुभव नहीं था, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो शायद उसी का ये रीजन है कि मैंने गलत बताया। तो वो कहते हैं यहाँ जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु है और शेष वर्ष शीत ऋतु ही रहती है। जून से लेकर सितंबर तक अल्पकालिक वसंत आता है। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन पूरे 8 महीनों में यहाँ पर सर्दियां ही रहती है। और बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड, यानी कि जो जुलाई का महीना है, जब वसंत ऋतु होती है, जब ठंड कम होती है, तो 15 सेंटीग्रेड तापमान होता है। और शीत में यानी कि सर्दियों में जो औसत तापमान है वो 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो सर्दियों का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है, रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता, यानी कि ये जो औसत रिकॉर्ड बना रखा है इससे कोई अंदाज नहीं लगता, क्योंकि ये 8-6 भी हो सकता है, ये 8-5 भी हो सकता है। वसंत में दिन गर्म होता है। वसंत जो यानी कि जून से लेकर सितंबर का जो महीना होता है उसमें दिन गर्म होता है। 15 डिग्री है तो दिन थोड़ा बहुत गर्म होता है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल दिनों में जो सर्दियां होती हैं वो यहाँ पर गर्मियां होती है। जो नॉर्मल दिनों की ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर गर्मियां हैं। और यहाँ की जो ठंडियां है वो तो बिल्कुल बर्फ से भरी हुई होती है। फिर भी यहाँ पर रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है, तो वो कहते हैं कि जब गर्मियों में दिन गर्म होता है, गर्म यानी कि जितना हमारे यहाँ ठंडियों में होता है उतना यहाँ पर गर्मियों में होता है। तो गर्मियों में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। जितनी रात यहाँ पर ठंडियों में ठंडी होती है उतना वहां पर दिन ठंडियों में गर्म होता है।
शीत में क्या होता होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचिए कि सर्दियों में क्या होता होगा अगर गर्मियों में इस तरह का हाल है तो कभी रहकर देखा जा सकता है। अगर आप वहां जाकर रहें तो तब आप समझ सकते हैं, तब आप जान सकते हैं कि वहां पर रहकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। जब स्पीति में वसंत आता है तो ये लाहुल से भी कम दिनों का होता है। और वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है। इतनी ज्यादा ठंड में और इतने कम समय में कौन से फूल खिलेंगे, कौन सा बीज इतनी जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो फिर वसंत में भी यहाँ पर फूल नहीं खिलते, ना ही हरियाली आती है, क्योंकि जब वसंत आता है तो उतना टाइम तो बर्फ को पिघलने में ही लग जाता है, और ना ही वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, और जैसे ही सितंबर आता है, सितंबर अक्टूबर ठंड बढ़ने लगती है, और फिर दिसंबर से ही बर्फ गिरने लगती है। अप्रैल मई तक ये बर्फ रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। स्पीति जो है वहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा होती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह और हाथ जो अंग खुले हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। अगर आपका मुंह खुला हुआ है, हाथ खुला हुआ है, तो ये ठंड जो है शूल की तरह चुभती है, बहुत ही तेज चुभने लगती है। वर्षा की बात करें, देखिए चैप्टर का नाम ही है स्पीति में वर्षा, स्पीति में बारिश। तो स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति में बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो केवल बर्फ की बारिश होती है, ठंडक बहुत ज्यादा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। जो मध्य हिमालय है वहां तक मानसून नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर बरखा बहार नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती, कोई भी बरखा बहार नहीं आती। कालिदास को अपने ऋतु संहार में, कालिदास ने जब अपना ऋतु संहार लिखा था तो यहाँ वर्षा का तो संहार करना ही पड़ेगा। यानी कालिदास ने जब अपना वर्षा संहार लिखा तो उन्हें स्पीति में वर्षा का संहार करना ही पड़ेगा, अर्थात स्पीति में वर्षा के विषय में नहीं लिखना होगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, ये इस प्रकार से शुरू होता है। देखिए वर्षा का वर्णन किस तरह से कालिदास ने किया है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ। कालिदास ने का लिखा हुआ यहाँ पर बादलों के लिए है। प्रिय, जल की फुहार से भरे हुए बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। यानी कि यह कामी जनों का प्रिय पावस, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो पावस है वो नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। कालिदास की जो वर्षा की शोभा है वो केवल विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका कालित्य लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी वर्षा देखी ही नहीं, कभी बारिश की सुंदरता को देखा ही नहीं, कभी बारिश की सुंदरता को समझा ही नहीं। तो लेखक कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, यानी कि वर्षा उनकी संवेदनाओं में नहीं है। वह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, यानी कि उनको नहीं पता कि बरसात में नदियां भी बहती है, बादल भी बरसते हैं, मस्त हाथी भी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे भी हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कल्पती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा बैठते हैं। ये बातें, यानी कि उनको बरसात के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बरसात नहीं देखी है।
अब यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं, अगर कालिदास यहाँ आकर कहें, अगर कालिदास स्पीति में आकर कहें कि अपने बहुत सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी और सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है। यहाँ पर आकर अगर कालिदास इस तरह की बात करें, कैसी बात करें, फिर से रिपीट करते हैं कि अपने बहुत सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों को का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी और सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सभी साधें पूरी करे, तो वहां के जितने भी लोग हैं, वहां के जितने नर नारी है, वो पूछने लगेंगे कि ये कौन सा देवता है, ये कौन सा भगवान है, क्योंकि उन्हें वर्षा ऋतु के बारे में पता ही नहीं है कि वर्षा ऋतु होती क्या है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु का आनंद क्या है, वर्षा ऋतु के नुकसान क्या है, वर्षा ऋतु के फायदे क्या हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो सीधे यही पूछेंगे कि वह कौन देवता है और कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता, ये देवता कौन है, कहाँ रहता है और यहाँ क्यों नहीं आता। अब लेखक स्पीति में बारिश की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्पीति में बारिश। तो लेखक अब स्पीति में कभी कभी बारिश भी होती है। लेखक कहते हैं कि स्पीति में कभी कभी बारिश भी होती है। वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती, वर्षा ऋतु मन की साध को पूरी नहीं करती, भले ही वो मन की इच्छाओं को पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंड और विंध्या रहती है। ठंड जो धरती होती है वो सूखी ही रहती है, ठंडी रहती है और विंध्या रहती है, यानी कि ऐसी वर्षा पड़ती है कि पता ही नहीं चलता कि वर्षा हो रही है, बिल्कुल नहीं पता चलता। स्पीति में साल में एक फसल होती है, स्पीति में साल में एक ही फसल होती है और स्पीति की मुख्य फसलें हैं जौ, गेहूं, मटर और सरसों। जौ, गेहूं, मटर और सरसों, इनमें भी जो मुख्य है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। और इनमें से भी बहुत ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल टॉप पर जो घर है वहां पर होंगे। ये क्या है, जो एक तरह से जो थोड़े बहुत मैदान यहाँ पर है वहां पर ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। और इनमें भी कुछ मुख्य है, जौ वो मुख्य है, जौ इसमें मुख्य है, यानी कि जौ की खेती मुख्य रूप से की जाती है। और सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। जौ की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। 4 महीने के अंदर इनका आप बुआई, कटाई और सफाई सब कुछ कर सकते हैं। नाले हैं, उन पर पुल बनाए हैं और ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। लाहुल स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम नहीं आ पाता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। स्पीति में ऐसा नहीं है कि सारे पहाड़ ही है, स्पीति में काफी ज्यादा भूमि ऐसी भी है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, पर शर्त इतनी है कि स्पीति में जल उलीचा कैसे जाए। शर्त इतनी है कि स्पीति में जल कैसे उलीचा जाए, फिर पानी की कोई और स्रोत कैसे पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, स्पीति जो है वहां पर कोई भी फ्रूट नहीं होता, कोई भी फल नहीं उगता है। केवल मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती, मटर और सरसों को छोड़कर कोई और सब्जी भी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल में के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पर पेड़ नहीं होते। देखिए किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, किसी भी चीज को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, उसको ग्रो करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। जैसे कि एक मनुष्य को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम भोजन, प्यार और अपनापन और एक तरह से अपनों का सहयोग, अपनों का साथ,
ये सारी चीजें चाहिए होती है उसका जीवन सफल करने के लिए। लेकिन एक पेड़ को, एक पौधे को क्या चाहिए होता है? एक पेड़ को, एक पौधे को केवल चाहिए होता है सनलाइट और मिट्टी में उपलब्ध खनिज लवण और जल। इन तीनों की उपस्थिति में वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से कर लेता है और काफी धीरे धीरे जो है जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वायुमंडल के दबाव में कमी या ठंड की अधिकता या वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पर बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है, यानी कि इसीलिए स्पीति में ज्यादातर जो जगह है वहां पर पेड़ नहीं है, वो वीरान है और वहां पर कोई भी पेड़ नहीं है। इस तरह से वर्षा यहाँ एक घटना है। अब लेखक कहते हैं कि वर्षा होना, यहाँ पर अगर वर्षा हो जाए तो वो एक घटना के रूप में बताई जाती है, एक सुखद संयोग माना जाता है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। अब लेखक बताते हैं अनुभव अपने कि किस तरह से स्पीति में बारिश हुई, किस तरह स्पीति जो है बारिश की बूंदों से गीली हुई। वो कहते हैं हम काजा के डाक बंगले में सो रहे, काजा जगह है वहां के डाक बंगले में सो रहे थे कि कोई खिड़की खड़का रहा है और उन्हें थोड़ा सा फील हुआ जब वो डाक बंगले में सो रहे थे, रात का समय था, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई खिड़की बार बार खटखटा रहा है, खड़खड़ा रहा है। तो वो कहते हैं आधी रात का भी पिछला पहर है, आधी रात उसके लगभग 12 बजे, उसका भी पिछला पहर यानी कि 2:30-3 बजे है। तो वो कहते हैं कौन इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की और एक खिड़की का एक पल्ला खोल लिया। लैंप की लौ को थोड़ा सा तेज किया और खिड़की का पल्ला एक खोल दिया तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। इतनी तेज ठंडी हवा अंदर आई जैसे मुंह और हाथ जो है छिल जाएंगे। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। लेखक कहते हैं मैंने फिर से जो खिड़की का पल्ला खोला था उसको फटाक से बंद कर दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, यानी कि मैं अब खिड़की तो बंद कर दी थी लेकिन खिड़की के पीछे से मैं देखने लगा कि आखिर खिड़की कौन खड़खड़ा रहा था। देखा तो बारिश हो रही थी। वो कह रहे हैं कि मैंने वहां से देखने लगा और जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि बारिश हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं मैं उसे देख नहीं रहा था, मैं उसे सुन रहा था। यानी कि जब बारिश की जो आवाज होती है, जब अचानक रात को बारिश आती है तो आप उठ के देखते नहीं, आप सुन लेते हैं कि बारिश आ रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। ठंड था, अंधेरा था, ठंड थी और हवा का झोंका साथ में आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। बर्फ का अंश लिए यानी कि अगर थोड़ी देर में वही जो बूंदें हैं वो बर्फ बनने को तैयार थी। अब और आवाज ऐसे हो रही थी जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। दुगच्छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटियों में तैर रही थी। एक तरह से महाशंख की ध्वनि घाटियों में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। लेखक ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा कब मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा तो चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। यानी कि कहते हैं ना कि आपकी यात्रा शुभ है, आपके आने से यहाँ पर ऐसा हुआ, आपके आने से यहाँ पर ये चीज हुई। तो लेखक कहते हैं कि जब सुबह उठे वो लोग, वो चाय पीने के लिए वहां पर उठे, तो लोग, वहां के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि आपकी यात्रा शुभ है, यानी कि आप एक अच्छे नेक से आए हो, एक अच्छे सोच समझ कर आए हो। और इस तरह से स्पीति में बहुत दिनों के बाद फिर से बारिश हुई, स्पीति फिर से बारिश से भीग गई। तो देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सुंदर हमारा पाठ था और बहुत ही हमने यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें इस पाठ से सीखी। और देखिए यहाँ पर एक आह्वान भी किया गया है कि आइए आप इन पहाड़ों की
शेयर कीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा इसका उत्तर है और बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता। क्योंकि चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक एक तरह से पर्वत श्रृंखलाओं से ये घिरा हुआ है, काफी दुर्गम ये स्थान है स्पीति, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही अजीब है। इसको एक तरह से इसको प्रकृति ने ही रचा है, प्रकृति ने ही इसकी सुरक्षा की है और प्रकृति ही इसका संहार करती है। यहाँ पर सबसे पहली बात, परिवहन के कोई साधन नहीं है। यहाँ 8-9 महीने केवल बर्फ रहती है। दूसरा, ये बिल्कुल क्षेत्र दुनिया से कटा हुआ है। जब 8-9 महीने यहाँ पर बर्फ होती है तो दुनिया से लगभग कट जाता है, और किसी राजा या शासक ने इन दुर्गम रास्तों को पार करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ की आबादी बहुत कम है, संचार के साधनों की कमी है, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां बहुत कम है, और इतिहास देखिए, मानवीय गतिविधियों की कमी के कारण, क्योंकि यहाँ पर इंसानों लोगों का आना जाना नहीं हुआ, इस कारण यहाँ पर इतिहास नहीं बन पाया। और इसमें केवल राज्यों से जुड़े होने का उल्लेख है, यानी कि यहाँ पर केवल बताया गया है कि इसको कभी हिमाचल राज्य में जोड़ा था, कभी आपका पंजाब राज्य में जोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर केवल राज्यों में जुड़े होने का उल्लेख है। और दूसरी बात, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ पर खाने पीने के साधन नहीं है, यहाँ पर जो फसल होती है वो भी साल में एक बार होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस कारण जो लाहौल जो स्पीति है उसका वर्णन इतिहास में नहीं है। यानी कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर स्पीति का जो स्पीति में भी किसी ने आक्रमण किया होगा या किसी ने एक तरह से शासन किया होगा। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन व्यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन व्यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इस तो देखिए, स्पीति का जीवन बहुत ही ज्यादा कठोर है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 9 महीने बर्फ ही रहती है। तो यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत लंबी है, केवल 4 महीने के लिए वसंत ऋतु आती है, उसमें भी केवल एक फसल उगाई जाती है। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, लोग ठंड से ठिठुरते हैं। कोई हरियाली नहीं है, वर्ष भर कोई भी वर्षा नहीं होती है। जौ, गेहूं, मटर, सरसों, इन 4 चीजों को छोड़कर, जिसमें जौ मुख्य रूप से है, तो यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, कोई फल, कोई सब्जी यहाँ पर नहीं उगती, और संचार के कोई भी साधन नहीं है। और दूसरा, यहाँ की भूमि उपजाऊ तो है, परंतु सिंचाई के साधन यहाँ पर नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अत्यंत जटिल परिस्थितियों में रह रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बुद्धों के मंत्र माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? देखिए, बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बड़ी महिमा है, और ओम मणि मदमेहु इस बीज का मंत्र है। संक्षेप में कहें तो इस मंत्र को माने कहा जाता है, और लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना जप किया जाता है, इतना जप किया जाता है कि पर्वत श्रृंखलाओं को यह नाम आसानी से दे दिया जा सकता है। और यह मुमकिन है कि स्पीति के दक्षिण पर्वत की श्रेणी का नाम माने इसी कारण पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जप किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया था कि स्पीति जो है, यहाँ जो बूढ़े लामा है उनके जाप से भी काफी ज्यादा एक तरह से बोर हो गई है, तो उसको आप जगाइए, उस वहां पर आप आइए और यहाँ का एक तरह से माहौल थोड़ा सा चेंज करने में मदद कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। तो बिल्कुल वही प्रश्न है। चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और काफी जो प्रश्न है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो पाठ के जो शेष प्रश्न है उनको आप घर पर रिवाइज करें, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए इन प्रश्नों उत्तर को अपनी कॉपी में लिखने का भी प्रयास करें। चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।